Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक को समझने से पहले इस अध्याय की कुछ आधारभूत चीज़ों को हम समझ लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तन की, कि जो हम दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन देखते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इनको दो श्रेणी में रखा गया है, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है वो हम समझते हैं। जैसे घर में हमने देखा है कि हम पानी को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, पानी को हम गर्म कर देते हैं तो वो भाप बन जाता है, ये हमने देखा है। तो बर्फ़ जो होता है वो ठोस होता है, पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है, और जो भाप होती है वो गैस अवस्था में होती है। तो पानी की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एंड गैस। तीनों अवस्था में अगर इसकी संरचना देखें तो ये H2O ही रहता है। इसका जो फार्मूला होता है वो H2O ही रहता है, इसके फार्मूले में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इसमें केवल कौन सा परिवर्तन हुआ? इसमें केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक परिवर्तन का मतलब इतना सा है कि जब वस्तु में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को वापस बदलकर पुनः वह वस्तु बनाई जा सके। जैसे बर्फ़ को पानी तो बना दिया, अब पानी से वापस बर्फ़ बनाई जा सकती है क्योंकि इसको ठंडा कर दो वापस बर्फ़ बन जाएगी। तो इस तरह के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने कागज़ है उसको फाड़ दिया, दो पार्ट में, दो भाग में फाड़ दिया, फाड़ने के बाद क्या है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मैंने लकड़ी थी उसको कुल्हाड़ी से काटा, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मैंने जो पानी का ग्लास था उसमें नमक डाल दिया, वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पानी को हम वाष्पीकृत करते हैं तो वापस हमको नमक मिल जाता है। पानी में हमने शक्कर घोल दी, चीनी घोल दी, वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? जिससे मैंने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जलाते ही अब मैं वापस उससे लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे राख मिल गई, और राख मिल गई तो क्या मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, राख मिल गई। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लग जाता है, तो लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहा है आयरन, आयरन का सूत्र होता है Fe ऑक्सीजन से क्रिया करता है, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और अपने ऊपर एक पीली सी सतह बना लेता है, उसको बोलते हैं जंग लगना। तो जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो किसने कहा जंग लग रहा है। अब जंग लग रहा है तो उसको अगर मैं रासायनिक इस तरह से अगर लिखता हूँ कि ये लोहा है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और ये जंग का फॉर्मेशन किया, जंग बन गया, जंग का निर्माण हुआ, Fe2O3। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ होगी रासायनिक समीकरण। तो किसी भी स्थिति को, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अगर उसके फार्मूलों से हम समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो भौतिक परिवर्तन समझा कि जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है पर किस में परिवर्तन नहीं होता? रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन, और कोई भी परिवर्तन को हम समीकरण के हिसाब से लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है? ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण व अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण क्या है? लोहे का चुंबक बनाना, जो NH4Cl होता है उसका ऊर्ध्वपातन होना, पानी में शक्कर का घोलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक उदाहरण ये है कि जो पानी है द्रव अवस्था में ठंडा किया, बर्फ बन गया।
गर्म किया भाप बन गया, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन के गुण देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं। तो इसकी अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन हो सकता है। इसकी अवस्था में, अवस्था का हमने देख लिया, पानी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, ठोस, द्रव और गैस। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। अगर परिवर्तन का कारण हटा दें, मान लो पानी को ठंडा किया, पानी को ठंडा किया तो किस में बन गया, बर्फ बन गया, और बर्फ को वापस गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो परिवर्तन का कारण हटने पर पुनः वापस बन रहा है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। अगला है, नए पदार्थ का निर्माण बिल्कुल नहीं होता, वही पदार्थ रहता है। जब भाप था तब भी पानी था, नहीं, जब भाप था तब भी H2O था, जब ठोस था तब भी H2O है, और जब द्रव है तब भी H2O ही है। मैंने कागज़ को 2 पार्ट में तोड़ दिया तब भी कागज़ ही रहा, मैंने लकड़ी को काट दिया, 2 भाग में टूट गई, जब भी लकड़ी रही, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को। ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। मेन चीज़ यही है, नया पदार्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ मिल जाए। जैसे मान लो कोयले को जला दिया, कोयले को जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला तो बनाया नहीं जा सकता, तो ये क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन, कोयला C को ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में जला दिया तो CO2 बन गया। इसका अन्य उदाहरण दूध से दही बनना, ठीक है, जो सब्जी बनती है वो खराब हो जाना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ गए। अब इसके गुण देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों, संगठन में प्राथमिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। जो पुराना पदार्थ था उससे जो नया पदार्थ बना वो उससे अलग होगा। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया, सामान्यतः कुछ चीज़ों पे किया जा सकता है। जैसे लोहे पे जंग लगा पर जंग को हटाना पड़ेगा, पर जब जंग हटाते हैं तो उसका कुछ भाग लोहे का टूट के गिर जाता है। लोहा तो हमको मिल जाएगा, पर ज़्यादातर चीज़ों में हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे मान लो लकड़ी को जला दिया तो वो गैस बन गया, अब गैस से या राख से हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। ये परिवर्तन स्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के गुण हो गए। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होती है, कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं एक समीकरण के माध्यम से। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मैंने कोयले को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये तो एक बात मैंने कह दी। अब इसको हम समझाएंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे कि कार्बन था, कार्बन क्या है, कोयला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, बनी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसको इसके फार्मूले से लिखा, इसके प्रतीक से प्रदर्शित किया, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों या प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई कि कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, पर इसको इसके अणुसूत्रों, अणुसूत्रों मतलब या फिर प्रतीकों से, अणुसूत्र मतलब जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या है, H2, हाइड्रोजन गैस का है H2, ऑक्सीजन गैस का है O2, नाइट्रोजन गैस का है N2, तो ये क्या है, इसके प्रतीक अणुसूत्र है। तो इनकी से दर्शाना उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं।
और तीर के निशान की जो दिशा बताता है और जो दाईं तरफ लिखा जाता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। आ गया समझ में? इसको मैं समझाता हूँ दोबारा कि ये बीच में लगा दिया तीर का निशान। ये कौन सा निशान है? तीर का निशान। तीर के निशान के बाईं तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो तीर के निशान के दाईं तरफ जो लिखा रहता है, जो चीज बना है, उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। आ गया समझ में? तो अभिकारक बाईं तरफ लिखा जाता है और दाईं तरफ लिखा जाता है उत्पाद। तब जाके ये पूरी एक रासायनिक समीकरण बनी कि जो रासायनिक क्रिया हुई उसमें जिसने भाग लिया, किसने भाग लिया? अभिकारक ने। बना क्या? उत्पाद। तो यही यहाँ पे लिखा रहता है कि तीर के निशान के बाईं तरफ वाला भाग है अभिकारक या क्रियाकारक, और जो तीर के निशान के दाईं तरफ वाला भाग है उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ मिला होता है। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या क्या बातें या क्या क्या चरण है वो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, तत्पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। मतलब क्रियाकारक या फिर अभिकारक। अभिकारक को लिखा, फिर तीर का निशान लगाया, फिर उत्पाद को लिखा। समझ में आ गया? उसके बाद ये तो पहला पॉइंट समझ में आता है। दूसरा, क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। मान लो अगर क्रियाकारक 2 है तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा दिया? प्लस का, धन का चिन्ह लगा दिया। अगर इधर भी कुछ और उत्पाद निकलता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के और उत्पाद यहाँ पे लिख देते। ठीक है, तो धन का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा बिंदु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही क्षय होता है, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारक और उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब ये तीर का चिन्ह है, ठीक है, तीर के चिन्ह के अभिक्रिया अभिकारक हैं इधर और इधर है उत्पाद। तो इनके परमाणु की संख्या गिने, इधर कार्बन कितना है? C कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1। इधर O कितने हैं? 2। इधर भी O कितना है? 2। तो इस तरह से इनके जो परमाणु की संख्या समान होती है, ना तो इनमें ये घटेंगे ना बढ़ेंगे, जितने अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद में रहते हैं। ये मतलब है तीसरे बिंदु का। चौथा बिंदु है, दोनों ओर से अणुओं की संख्या को बड़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है और इस विधि को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। इसको ये विधि है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब अनुमान लगा के उनको अणुओं को बराबर करते हैं, जो हम समझेंगे आगे कि दोनों तरफ के जो ये तीर का निशान है, इधर लिखे होते हैं अभिकारक, इधर होते हैं उत्पाद। अगर इनमें अणुओं की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है तो इनको संतुलित करते हैं, वो विधि होती है अनुमान विधि। उनके अनुमान लगाकर उनके जो अणु हैं उनको घटा बढ़ा सकते हैं हम। पांचवा बिंदु है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे अणुओं को संतुलित करते हैं। जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको संतुलित करो पहले, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करते हैं। इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे करते हैं संतुलित। जैसे मान लो यहाँ पे प्रोपेन है C3H8 और इधर ऑक्सीजन है O2, बना क्या? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इधर जो इस वाले भाग में देखो, यहाँ पे C कितने हैं? 3 है। यहाँ पे C कितने हैं? 1 है। तो इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। और हमारा जो नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले बाकी सबको संतुलित करो। तो पहले कार्बन को संतुलित करना है। तो यहाँ पे कार्बन 3 थे, इधर था 1, तो इधर 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे आगे 3 लगा दिया। तो कार्बन तो यहाँ पे संतुलित हो गया, दोनों तरफ हो गए 3 और 3 कार्बन हो गए दोनों तरफ। अब बाकी और चीज़ को हम देखें
तो इधर देखो, इधर हाइड्रोजन है 8, यहाँ पे हाइड्रोजन है अभिकारक की तरफ 8 है, इधर कितने हैं 2। तो इधर 8 करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से हमने गुणा कर दिया, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गए 8 8। कार्बन हमने पहले 3 कर दिए थे, हाइड्रोजन भी हो गए 8। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखो तो इधर ऑक्सीजन है 2 और इधर कितने हैं 6, तो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे है। दोबारा मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और इधर इस वाले भाग में 6 है और इस वाले भाग में है 4। तो इधर तो है 10 ऑक्सीजन और इधर है 2 ऑक्सीजन। तो इनको 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा। तो 5 से गुणा कर दिया, तो अब इधर सब समान हो गए। कार्बन 3 हो गया दोनों तरफ, कार्बन 3, ऑक्सीजन 10 हो गए, ऑक्सीजन 10 हो गए, और हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए 8। तो इस तरह से इनको संतुलित किया जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन को संतुलित किया, फिर बाकी दोनों को संतुलित किया। तो इसी को अनुमान विधि कहते हैं या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब छठा बिंदु देखो, छठे बिंदु में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। संतुलित होने के बाद क्या करते हैं, जो अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब किस अवस्था में वो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या तो ठोस में होंगे या द्रव में होंगे, गैस में होंगे, तो उसके पीछे कोष्टक बना के उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। अगर वो ठोस है तो S लिखा जाता है, S का मतलब सॉलिड। द्रव है तो L लिखा जाता है मतलब लिक्विड, और G का मतलब है गैस। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया C+O2 CO2 लिखी, तो इनके पीछे S लिख दिया। ऑक्सीजन गैस है तो G लिख दिया, CO2 गैस है तो G लिख दिया। उसके बाद सातवां बिंदु देखो, अभिकारक और उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो AQ लिखा जाता है। AQ का मतलब एक्वास, मतलब जैसे CaO की H2O से क्रिया कराई, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या चूना जिसको बोलते हैं, उसको पानी में डाला, तो पानी में डालते AQ लिखेंगे क्योंकि जलीय विलयन बन गया, तो AQ एक्वास। पहले ये सॉलिड था, S था, ठोस था, फिर ये पानी लिक्विड है तो L लिखा, और जब ये एक्वास बन गया तो AQ लिख दिया। मतलब भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित करना है। इसके चिन्ह है S जब वो ठोस होता है, L क्या कब लिखना है जब वो द्रव होता है, G कब लिखना है जब वो गैस होता है, और AQ कब लिखना है जब वो पानी में उसको मिलाते हैं, जलीय विलयन जब बनता है तो एक्वास AQ लिखते हैं। आठवां बिंदु है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में तीर के चिन्ह, तीर का निशान इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे जो अभिक्रिया है उसमें तीर का निशान किस तरह लगेगा, इस तरह। इधर अभिकारक, बीच में इस तरह का दोनों तरफ सिरे वाला तीर का निशान, फिर उत्पाद। उत्क्रमणीय का क्या मतलब होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अभिकारक से उत्पाद बना और उत्पाद से वापस अभिकारक बना। मतलब अभिकारक से उत्पाद बना तो इस तरह, और उत्पाद से अभिकारक बना तो वापस क्रिया दोबारा उल्टी हो गई। अगला बिंदु है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये तीर का निशान है, यहाँ भी नहीं लग रखा, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, मैंने तीर का निशान लगा दिया। तो इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है, और जो भी अभिक्रिया किस तापमान पे हो रही है, किस दाब पे हो रही है, वो इस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला बिंदु 10वां, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए उत्पाद में क्रमशः धन और ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। ऊष्माशोषी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दे रहे हैं, जिसमें ऊष्मा हमें दे रहे हैं। ऊष्माक्षेपी में जिसमें हमें ऊष्मा मिल रही है, अभिक्रिया हुई उससे हमको ऊष्मा मिली। तो ऊष्मा जब मिलती है तो उसमें प्लस लिख के ऊष्मा का मान लिख देते हैं। जब हम ऊष्मा देते हैं तो हम माइनस लिखते हैं। जब ऊष्मा मिल रही है तो प्लस लिखते हैं, जब ऊष्मा देते हैं तो माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऊष्मा खर्च कर रहे हैं हम, और जो हम खर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से तो माइनस लिखा। जब हमें मिल रहा है कुछ
तो हम लिखते हैं प्लस, तो ऊष्मा का मान लिखा जाता है। अगला 11वां बिंदु है, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे अभिक्रिया हो रही है, एथीन ने हाइड्रोजन से क्रिया कराया और एथेन बन गया, तो तीर के निशान के ऊपर एक Ni लिखा हुआ है, निकिल लिखा हुआ है, निकिल। तो निकिल क्या काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है? ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को अधिक तेजी से करा सकते हैं। मान लो ये 2 दिन में हो रही थी, तो ये उत्प्रेरक डालने पर कुछ ही घंटे में ये संपन्न हो गई, तो उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा बढ़ा सकते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। और इनको लिखते हैं तीर के निशान के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्या क्या देखा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि तीर का निशान होता है, तीर के निशान के बाईं तरफ लिखते हैं अभिकारक और दाईं तरफ लिखते हैं उत्पाद। ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो बीच में प्लस का चिन्ह, एक से ज़्यादा उत्पाद हो तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। फिर उनकी अवस्था को लिखते हैं, उनके पीछे कोष्टक बना के, जैसे जी लिखा हुआ है, गैस मतलब ये गैस है। ठीक है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और G का मतलब गैस, और AQ मतलब एक्वास, जलीय विलयन। उसके बाद अगर तापमान और दाब दे रहे हैं तो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लो कितना तापमान है, कितना दाब है। उत्प्रेरक भी तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। उत्प्रेरक भी तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अगर अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है तो इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, एक एरो इधर और आधा एरो इधर, दोनों तरफ एरो लगाते हैं, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। उत्क्रमणी का मतलब उत्पाद भी बन रहा है और अब वापस अभिकारक उससे बन रहा है, तो वो होती है उत्क्रमणी अभिक्रिया। ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी में जब ऊष्मा हम देते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जब ऊष्मा ग्रहण करते हैं अभिक्रिया से हमें ऊष्मा मिलती है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होती है वो क्रियाकारक या फिर अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी अथवा अणुओं की संख्या और द्रव्यमान आदि के बारे में बता देती है। क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में अणुओं की संख्या हमें पता लग जाती है कि किसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, क्योंकि लिखे होते हैं जैसे C+O2, कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है। पदार्थों की भौतिक अवस्था पता लग जाती है, जो हम ब्रैकेट में उसके कोष्टक में लिखते हैं GLSO, पता हमें लग जाता है। उसके बाद अगला तीसरा बिंदु है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों ताप, दाब, उत्प्रेरक के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि हम तीर के निशान पे लिख देते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखा होता है तो ताप, दाब, उत्प्रेरक लिखा रहता है। तो आवश्यक परिस्थितियां जो होती है उसके बारे में पता लग गया कि कितना ताप लगा, कितना दाब लगा, कि कौन सा उत्प्रेरक हम प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण ऊष्मासेपी या ऊष्माशोषी है ये भी पता लग गया, क्योंकि अगर ऊष्मा हम देते हैं तो वो ऊष्माशोषी होती है और माइनस का चिन्ह लगा के हम ऊष्मा का मान लिख देते हैं, ऊष्मासेपी में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। समीकरण की उत्क्रमणीयता के बारे में जानकारी मिलती है कि समीकरण उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में होती है। जब हमने तीर का चिन्ह लगाया था तो इसका तरह का तीर का चिन्ह लगाया था, तो ये तो किसको बताती है? उत्क्रमणीय को। और सिंह एक ऐसे तीर लगता है वो अनुत्क्रमणीय को। अब इसके बाद इसकी सीमाएं भी है कुछ, इसके हमने क्या देख लिए, विशेषताएं तो देख ली, अब इसकी सीमाएं भी देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो ये अभिक्रिया की पूर्णता जानकारी नहीं देता है, अभिक्रिया की पूर्णता जानकारी नहीं देता है। पूर्णता जानकारी क्यों नहीं देता है? पूर्णता जानकारी इसलिए नहीं देता है कि इसमें क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। सांद्रता का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक गिलास में नमक डाला है 1 चम्मच और दूसरे गिलास में नमक डाला है 2 चम्मच।
अब इन दोनों को देख के कोई बता नहीं सकता कि किसमें नमक की सांद्रता ज़्यादा है। जो ज़्यादा खारा होगा उसमें सांद्रता ज़्यादा होगी तो हम चख के बता सकते हैं, देख के नहीं बता सकते। तो यही इसमें कमी है कि ये जो पदार्थ जिस अभिक्रिया और उत्पाद में भाग लेते हैं इसकी सांद्रता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या क्या पता चल जाता है, कौन सी अवस्था है, इसमें लिखा होता है। जो तीर का निशान होता है उस पर उत्प्रेरक और दाब और ताप लिखे रहते हैं। बाईं तरफ अभिकारक, दाईं तरफ उत्पाद लिखा होता है। ठीक है, तीर के निशान से हम पता कर सकते हैं उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में पता कर सकते हैं, पर सांद्रता के बारे में पता नहीं कर सकते। इसलिए ये पूर्णतः जानकारी नहीं देती और सांद्रता के बारे में नहीं बताती है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो ये पहला भाग था इस अध्याय का और समझ में आया होगा आप लोगों को।